हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछले कंप्यूटर के जो वीडियो था, लेक्चर था, उसके अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, उसका मीनिंग क्या था, डेफिनेशन क्या थी, उसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, उसका एक ओवरव्यू जो है वो हमने लेने की कोशिश की थी। आज हम अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अपने सिलेबस के हिसाब से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से। तो सबसे पहले जो चीज़ें आती हैं वो ये है कि कंप्यूटर सिस्टम के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उसका जो स्वभाव है, उसकी जो फीचर्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्पीड। कहना मतलब है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी भी काम को बहुत जल्दी और बहुत स्पीड से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे अकाउंटेंसी की बात करें तो अगर आप बुक कीपिंग मैनुअली करेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन अब वही चीज जो है आपका कंप्यूटर कम से कम टाइम में आपके लिए कर देगा। एक्यूरेसी, आपका जो काम है, जो आपकी आउटपुट है, वो डिपेंडिंग कि आपने कितने एक्यूरेट उसके अंदर इनपुट फीड किए थे, वो आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपके रिजल्ट्स दे सकता है। डिलीजेंस का मतलब होता है यहाँ पर कि आप उसको जितना भी काम देंगे, जो मल्टीटास्किंग एक तरह से जो कह सकते हैं हम, वो कंप्यूटर कैपेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी इस टाइम अपने सिस्टम में आपको पीडीएफ जो है वो दिखा पा रहा हूं, तो वो ये नहीं है कि वो सिर्फ एक सिंगल टास्क है, वो कई टास्क जो है बैकग्राउंड में रन किए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वेबकैम से मैं अपने आप को रिकॉर्ड कर रहा हूं, फिर उसका कटआउट साइड में पेस्ट किया जा रहा है और साइमल्टेनियसली ये फिर सारी चीजें जो है स्क्रीन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर स्ट्रीम की जा रही हैं। तो उस तरह की चीजें हैं, आप कंप्यूटर सिस्टम के साथ बहुत आसानी से कर सकते हैं। वर्सेटैलिटी मतलब हर तरह का काम कर सकता है उस चीज के लिए। जो एक मतलब कंप्यूटर सिस्टम है वो ओपन एंडेड चीज है, आप उसको अपने जो पर्पस है उसके लिए किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। रिलायबिलिटी कहने का मतलब है जो कंप्यूटर सिस्टम है आपका, वो आपके जो आउटपुट है वो बहुत रिलायबली प्रोवाइड कर सकता है। आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं कि अगर मैंने कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन दी है, जो डाटा सेट उसको उसके अंदर फीड करा है, वो उसका रिलायबली जो है प्रोसेस कर सकता है। ऑटोमेशन मतलब वो काम अपना जो है खुद से डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन जो उसको प्री डिफाइन की गई है, उसके हिसाब से काम आपको आउटपुट करके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं वीडियो को रेंडर करता हूं तो मेरे को सिर्फ उसके अंदर एक्सपोर्ट का बटन दबाना होता है, उसके बाद जो पूरी रेंडरिंग है, ट्रांजिशंस हैं, वो सारी चीजें जो है कंप्यूटर सिस्टम अपने आप कर देता है। तो वो ऑटोमेशन के जरिए किया जाता है। बैकग्राउंड में एंटीवायरस जो है वो रन करना है, इस तरह के सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो रन करने हैं, तो ये जो चीजें हैं इसे ऑटोमेट की जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, आजकल जो हमारी, मैं कहूँ अगर मान लीजिए अलार्म क्लॉक भी अपने आप में एक ऑटोमेशन है कि आप उसको सेट कर दे रहे हैं कि वो प्री डिफाइंड टाइम पे जो है आपका जो है रिंग करे। तो उस तरह की चीजें जो है ऑटोमेशन में आते हैं। उसके बाद मेमोरी आता है। कहने का मतलब है आप अपना जो काम है वो स्टोर कर सकते हैं, उस तरह की चीजें। तो स्पीड में आते हैं, कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन व्हाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो बिल्कुल सही बात है, ये बहुत स्पीड से काम करता है। उसके बाद एक्यूरेसी पे आते हैं, कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशन विद 100% एक्यूरेसी। डिलीजेंस पे आते हैं, कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशन विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। तो बैकग्राउंड में कितने प्रोसेसेस चल रहे होते हैं इस चीज को आपके सामने पेश करने के लिए, उसका जो है वो एक साथ जो है कंप्यूटर सिस्टम कर रहा होता है। वर्सेटैलिटी रेफर्स टू द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क विद सेम एक्यूरेसी। तो हम जो अपना डिफरेंट डिफरेंट काम है, मेरे लिए इसका इस्तेमाल कुछ और है, आपके लिए कुछ और होगा, किसी तीसरे बंदे के लिए कुछ और होगा। तो उस तरह से है कंप्यूटर को यूजर्स के हिसाब से जो है, अपने यूजर्स के हिसाब से जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। उसके बाद रिलायबिलिटी आती है। द कंप्यूटर इज रिलायबल एज इट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट फॉर सिमिलर सेट ऑफ डाटा। तो आप 1+1 को चाहे यहाँ पर हजारों बार कर दीजिए, आपका रिजल्ट जो है वो 2 ही आएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं कंप्यूटर के थ्रू की जा सकती हैं। उसके बाद ऑटोमेशन है, कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टास्क ऑटोमेटिकली। तो ये चीजें हैं ही। मेमोरी, अ कंप्यूटर हैज बिल्ट इन मेमोरी कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी वेयर इट स्टोर्स डाटा। सेकेंडरी स्टोरेज इज रिमूवेबल डाटा सच एज सीडीज, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। तो ये चीजें हैं, हम जो है चीजें अपनी स्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में भी। उसके बाद आते हैं फंक्शनल यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की जो फंक्शनल यूनिट है, एरियाज फंक्शनल की, भाई क्या कहाँ कहाँ जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो चीजें हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब द फंक्शन एंड डिजाइन ऑफ अ वेरियस यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। तो एक डिजिटल सिस्टम अगर बात करें, एक डिजिटल इकोसिस्टम की मैं बात करूँ, तो वहां पर जो है अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग उनके जो डिजाइन मॉडल्स हैं, उनको डिफाइन कर सकता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम इज द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल सिस्टम। तो जैसे मेरे आगे जो कंप्यूटर है वो एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है, आपके आगे जो एक लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन होगी वो भी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम। अदर एग्जांपल इंक्लूड टेलीफोन, स्विचेस, एक्सचेंज, डिजिटल वोल्ट मीटर, डिजिटल काउंटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर एंड डिजिटल डिस्प्ले। इस तरह की जो चीजें। कंप्यूटर आर्किटेक्चर डील्स विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट एंड हार्डवेयर यूनिट दैट इंप्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन। तो जो कोडिंग जिसको हम कह सकते हैं, जो कंप्यूटर की जो कोडिंग की जाती है, जो विंडोज की कोडिंग की जाती है, आईओएस की कोडिंग की जाती है, तो उसको एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का जो शब्द है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके अंदर जो है आपके जो हार्डवेयर है और आपके सॉफ्टवेयर की जो इंटीग्रेशन है, आपस के अंदर जो कम्युनिकेशन है, वो उस आर्किटेक्चर के द्वारा जो करा जा सकता है।
कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिस्प्ले, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिक स्टोरेज ड्राइव एंड ऑल्सो द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो बिल्कुल सही बात है, जिन चीज़ों को आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं, जैसे ये वेबकैम है, ये मॉनिटर है, इधर टैबलेट है, उधर मोबाइल फोन है, इस तरह की जो इधर CPU है, इधर इस तरह का जो है ये चीज़ें हैं, हार्डवेयर इसको बोल सकते हैं आप, हार्डवेयर कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीज़ें। Functional units are a part of a CPU that performs the operations and calculations called for by the computer program। तो CPU जो है हमारा यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे हमारा इंटेल i3 हो गया, इंटेल i5 हो गया, i7 हो गया, Ryzen 3 हो गया, AMD की अगर मैं बात करूँ Ryzen 5 हो गया, Ryzen 7 हो गए, तो ये जो है हमारे CPUs कहलाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो जो है फंक्शनल यूनिट का पार्ट बनती है। फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर पार्ट ऑफ द CPU एंड दैट परफॉर्म द ऑपरेशन एंड कैलकुलेशन कॉल्ड फॉर बाय द, तो ये फिर से वही लाइन जो है दोहराई गई है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कंपोनेंट, नेमली इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड एन आउटपुट यूनिट। तो ये एक जो है एक जो फ्रेमवर्क है कंप्यूटर का वो आपको यहाँ पर दिया गया है कि इनपुट यूनिट वो होती है जिस यूनिट के माध्यम से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। जैसे मेरे लिए ये कीबोर्ड, ये माउस हो गया, ये मेरे लिए इनपुट यूनिट का जो जरिया है। ये चीजें जो है उसके बाद जो है जब मैं एक कमांड यहाँ पर प्रेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जब मैंने माउस से ये कमांड यहाँ पर करा, तो माउस से जो सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो डायरेक्टली इसकी जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी यूनिट में जाता है, जो फास्ट मेमोरी यूनिट है, जैसे CPU में रजिस्टर्स होते हैं, उसके अंदर जाता है, वो इन इंस्ट्रक्शंस को रिकॉर्ड करता है और अपने प्री डिफाइंड जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी सेव्ड है कि माउस अगर जब ऐसे करेगा तो ये करना है, उस इंस्ट्रक्शन से वैलिडेट करेगा और उसके बाद जो है इनके अंदर जो स्टोरेज यूनिट है उसके बाद उसको जो अपना कंट्रोल यूनिट है उसके अंदर भेजेगा। अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने उसको बोला है कि भाई मैं कैलकुलेटर को अगर खोलकर यहाँ पर कोई बड़ी मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ तो वो फिर हमारी ALU में जाएगी और उसके बाद जो उसका रिजल्ट है ये सब मिली सेकेंड्स के हिसाब से हो रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हिसाब से। तो ये चीजें जो है मेरे जो है डिस्प्ले पर आ जाएंगी। अब जैसे मैं अपना माउस जो है वो यहाँ हिला रहा हूँ और आपके आगे जो इमीडिएट रिजल्ट है, आउटपुट यूनिट जो है हाईलाइट हो चुका है। तो ये चीजें जो है मिली सेकंड के हिसाब से, तो ये जो है कंप्यूटर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, स्पीड और एक्यूरेसी, मैं आउटपुट को ही हाईलाइट कर रहा हूं तो आउटपुट ही हाईलाइट हो रहा है और कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो वो चीजें उसके बाद जो है जो आउटपुट है उसके बाद हमें जो रिजल्ट्स जो है वो मिल जाते हैं। कंट्रोल यूनिट और ALU जो है हमारा CPU का पार्ट बनती है। ये चीजें जो है वो हमारा जो है बेसिक फ्रेमवर्क जो है कंप्यूटर सिस्टम का वो ये है। इनपुट जाएगी, इनपुट जो है वो हमारी फास्ट मेमोरी में जो है प्राइमरी मेमोरी जो होती है, रजिस्टर्स जो होते हैं उसके अंदर जाएंगी, वो वेरीफाई होंगी ऑलरेडी प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस के साथ। अगर वो मैच होती हैं तो वो चीजें फिर जो है CPU वैलिडेट करके आउटपुट दे देता है। तो वो चीजें हैं, ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क हो गया। उसके बाद आते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट्स आर यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू रीड द डाटा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, जो मैंने आपको समझा ही दिया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी हमारा CPU जो है कैन बी रेफर्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी विद इन अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शन given by a computer program by performing the basic arithmetic। तो ये चीजें जो है। उसके बाद हमारा मेमोरी यूनिट आता है। द मेमोरी यूनिट कैन बी रेफर्ड टू एज द स्टोरेज एरिया इन विच प्रोग्राम्स आर केप्ट विच आर रनिंग एंड दैट कंटेन्स डाटा नीडेड बाय द रनिंग प्रोग्राम। तो वही चीजें हैं जो मेमोरी है, जैसे जो रैम हो गई हमारी या रोम हो गई हमारी, जो आपकी हार्ड ड्राइव जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वो चीजें जो है। और उसके बाद जो रैम होती है जो आपकी मदरबोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, कि इतनी लंबी सी जो स्टिक होती है आपके CPU का जो फैन होता है उसके साइड में, वो चीजें जो है हमारे जो डाटा है उनको परमानेंटली वहां पर, कुछ परमानेंटली कुछ टेम्परेरीली उनको वहां पर स्टोर करती हैं और जैसे जैसे हम जो इंस्ट्रक्शंस की डिमांड आती रहती है वो उनको एलोकेट करती रहती है। द मेमोरी यूनिट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू वेज, नेमली प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इट enables a processor to access running execution applications and services that are temporarily stored in a specific memory location। तो CPU को जो एकदम एक्सेस चाहिए होता है किसी चीज का, फॉर एग्जांपल मैं इस PDF से इस PDF पे शिफ्ट करता हूं, तो जैसे ही मैं दूसरी PDF पे शिफ्ट करूंगा, मान लीजिए मैंने इस PDF पे अभी फिलहाल इस PDF पे हूं, मैं जैसे ही इस PDF पे शिफ्ट करता हूं दूसरी वाली पे, तो वो जो है मेमोरी में जो है स्टोर की जाती है टेम्परेरीली, कि भाई इमीडिएट अगर मान लो मुझे शिफ्ट करना पड़े तो इस तरह से शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये मेमोरी करती है। प्राइमरी स्टोरेज इज द फास्टेस्ट मेमोरी दैट ऑपरेट एट इलेक्ट्रॉनिक स्पीड। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये चीजें जो है वो रैम में स्टोर होती हैं, तो देखिए आप इनके अंदर जो एक मैं कहूँ लैग या स्टटर किसी तरह का नहीं है, इमीडिएट चीजें जो हैं वो आपस में इंटरचेंज की जा सकती हैं। Primary memory contains a large number of semiconductor storage cells capable of storing a bit of information. Word length of a computer is between 16 and 64 bits। तो ये चीजें हैं। It is also known as volatile form of memory, means when the computer is shut down anything contained in RAM is lost। जैसा मैंने आपको बताया जो RAM है, जो आपके कंप्यूटर के
जो आपका मदरबोर्ड है उसके ऊपर सीपीयू होता है, सीपीयू के ऊपर एक यूजुअली फैन लगा होता है उसको कूल करने के लिए। उसके साथ में अगर आपके पास जो जितनी भी रैम है उस कैपेसिटी के हिसाब से 1 2 3 या 4 जो है एक लंबी लंबी वर्टिकल स्टिक्स होती हैं वो लगी होती हैं। तो वो चीज़ें जो है, और जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, मान लीजिए मैं इसको शट डाउन कर देता हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो पीडीएफ फाइल है ये अगली बार नहीं खुलेगी, मेरे को इसको दोबारा से रीओपन करना पड़ेगा वो चीज़। लेकिन अभी मैंने शट डाउन नहीं किया तो मैं इसके अंदर चाहे कितनी बार इसको मिनिमाइज कर लूँ, मैक्सिमाइज कर लूँ, वो चीज़ें मैं कर सकता हूँ। Cache memory is also a kind of memory which is used to fetch the data very soon. They are highly coupled with the processor. तो प्रोसेसर के साथ जो इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो कमांड इशू करता है, मेमोरी जो है वो डाटा को डिस्प्ले कर देती है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर रैम एंड रोम। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम हैव टू बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उस तरह की चीजें जो है जिसके अंदर आप चाहे पूरे लाइफ टाइम के लिए कोई डाटा जो है वो सेव करके रख सकते हैं अपने पास। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन वॉलेटाइल फॉर्म ऑफ मेमोरी, मीन्स द डाटा स्टोर परमानेंटली। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक हार्ड ड्राइव में जो है या पेन ड्राइव में अगर आप कोई डाटा उसके अंदर कॉपी पेस्ट कर देते हैं तो वो पेन ड्राइव जो है उसको निकालिए, डालिए, कुछ भी कीजिए, उसके अंदर जो डाटा है वो अनटिल अनलेस आप खुद अपनी मर्जी से डिलीट ना कर दें वो कहीं नहीं जाएगा। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ आर मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क, जो आपकी सीडी डीवीडीज होती हैं उस तरह की चीजें हैं। मैग्नेटिक डिस्क जो आपकी हार्ड ड्राइव में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद आता है ALU यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। मोस्ट ऑफ ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जो आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जितने भी, जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं किसी भी तरह के जो कंप्यूटर कर रहा है, तो वो जो चीजें हैं आपका ALU यूनिट संभालता है। It performs arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division and also the logical operation like and or not operations। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जो टेक्निकल पार्ट आ जाता है वो चीज जो है हमारा ALU संभालता है। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर CPU दैट कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। तो देखिए प्रोसेसर जो है बाकी कंप्यूटर को कमांड्स इशू करता है, लेकिन एक ऐसी चीज जो प्रोसेसर को मैनेज कर रही है वो मैनेजर, एक सीपीयू मैनेजर, अगर मैं बात करूं कि एक सीपीयू का जो मैनेजर है इंटरनली उसी के अंदर, तो वो एक कंट्रोल यूनिट कहते हैं जो सीपीयू को कंट्रोल करता है। इट टेल्स द कंप्यूटर्स मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। तो वही चीज। The control unit is also known as the nerve center of a computer system। जी बिल्कुल सही बात है। CPU is the brain of the computer system, और जो कंट्रोल यूनिट है वो CPU का भी ब्रेन होता है, तो इसलिए उसको बोला जाता है एक नर्वस सिस्टम या नर्व सिस्टम जो है वो चीज। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एडिशन ऑफ टू ऑपरेंड्स बाय द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय add loca RO। This instruction adds the memory location loca to the operand in the register RO and places the sum in the register RO। This instruction internally performs several steps। तो हमारे लिए कोई चीज कितनी भी सिंपल क्यों ना दिखाई दे रही हो, लेकिन उसका जो बैक एंड प्रोसेस है कंप्यूटर के अंदर, जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग चल रही है उस चीज को करने के लिए, वो जो है काफी जो है इंटेंसिव अपने आप में टास्क होता है। आउटपुट यूनिट पे आते हैं। उसके बाद द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द आउटपुट यूनिट इज टू सेंड द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूजर। बिल्कुल सही बात है। जो आउटपुट का काम ही क्या होता है कि भाई मैंने जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो मेरा आउटपुट हो जाता है, वो चीजें जो है वो आउटपुट डिवाइस कंट्रोल करता है। जैसे ये मॉनिटर जो है और आपका जो मोबाइल स्क्रीन है वो एक आउटपुट हो जाता है, आपके स्पीकर्स जो है वो एक आउटपुट डिवाइस बन जाते हैं। द आउटपुट डिवाइसेस आर पीसेस ऑफ इक्विपमेंट दैट आर यूज्ड टू जनरेट इंफॉर्मेशन और एनी अदर रिस्पॉन्स प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। दीज डिवाइसेस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन हेल्ड और जनरेटेड विद इन कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज मॉनिटर। उसके बाद आते हैं हम अपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम्स कितने तरह के होते हैं। देखिए जो मैं और आप यूज करते हैं वो कंप्यूटर, जो ओवरऑल कंप्यूटर जो सिस्टम है उसका मेरे ख्याल में हार्डली 10 या 15% भी नहीं होगा। हम आजकल क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, इस तरह के जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग है उस तरह के लेवल तक आज हम पहुंच चुके हैं। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो जो कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर एनवायरमेंट है, कंप्यूटर इकोसिस्टम है, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि और कितनी तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स हमारी जगह हमारे पास जो है अवेलेबल होते हैं। जैसे पीसी का पर्सनल कंप्यूटर जो मैं और आप जैसे घर में यूज करते हैं, जिसको लैपटॉप कह सकते हैं, डेस्कटॉप पीसी कह सकते हैं, वो चीजें। इट इज अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम हैविंग मॉडरेटली पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। बिल्कुल सही बात है। जो हम इंटेल i5 यूज करते हैं, i7 यूज करते हैं, आपके मेरे यूज के लिए वो बेशक कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन बात जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग इनकी बात करते हैं तो वो उतने पावरफुल साबित नहीं होते हैं। ये कमर्शियली जो अवेलेबल प्रोसेसर्स हैं, ये हम डे टू डे जो है हमारे टास्क हैं, जिस तरह के कोडिंग हो गया, हमारा एक्सेल हो गया, इस तरह की रेंडरिंग होगी, वीडियो कॉल्स होगी, इस तरह के जो डे टू डे ऑपरेशन हैं नॉर्मल यूजर्स के, उस तरह के जो सेटिस्फाई करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। इट इज ऑल्सो अ सिंगल यूजर कंप्यूटर सिस्टम सिमिलर टू पर्सनल कंप्यूटर, हाउएवर हैज मोर पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर। तो जो सर्वर्स होते हैं जिनको आप कह सकते हैं कि एक छोटा सर्वर अगर मैं क्रिएट कर लूं
जिसके अंदर नॉर्मल जो कमर्शियली अवेलेबल प्रोसेसर्स हैं उनसे थोड़ा फास्टर प्रोसेसर्स हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे जैसे इंटेल i9 प्रोसेसर्स हैं या इंटेल Xeon प्रोसेसर्स जो हैं, और अगर मैं AMD की बात करूं तो उसके अंदर थ्रेडरीपर प्रोसेसर्स जो आते हैं जिसके अंदर 64 कोर्स और 128 थ्रेड्स, इस तरह के जो बहुत हैवी कोर्स होते हैं और वो साइज में भी लगभग इतने बड़े होते हैं अपने आप में, तो उस तरह के जो प्रोसेसर्स हैं वो वर्क स्टेशन में यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर जिनका लोड जो होता है वो एक सिंगल यूजर से ज्यादा होता है। मिनी कंप्यूटर्स पे आ जाते हैं। इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो ये भी एक तरह से एक इस तरह का, मान लीजिए मैं मल्टी कोर सेटअप अगर मान लो करूं अपना जो है पावरफुल सीपीयू यूज करके, मल्टीपल, एक सीपीयू नहीं मल्टीपल सीपीयूज यूज करके, अगर आपने कभी सर्वर मदरबोर्ड्स देखे हैं तो वो बहुत बड़े जो हैं साइज के होते हैं, उसके अंदर जो है 4 आपके सीपीयूज हैं वो लग सकते हैं, मतलब एक ही साथ 4 सीपीयूज। तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैं एक थ्रेड रीपर की बात करता हूं जिसके अंदर 64 कोर्स होते हैं, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे, ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग है। मैं जानता हूं आप सबको भी ये चीजें जो है थोड़ा बहुत फैसिनेट जरूर करती होंगी। तो आप AMD थ्रेडरीपर अगर गूगल पे लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो है 64 कोर्स होते हैं। तो इस तरह अगर मैं 64 जो है कोर्स को अगर मैं 4 जगह एक ही साथ यूज करूंगा तो वो जो है 4 टाइम्स मोर जो है मेरे पास पावर जो है यूज होगी। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज अ मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम केपेबल ऑफ सपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम मिनी कंप्यूटर। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन यूज करता है, जब एक कंपनी है तो उसके अंदर जो है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर को इंस्टॉल किया जाता है ताकि जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर वो सारे उससे कनेक्टेड होकर चल सकें। वो एक तरह से यूं लगा लीजिए आप स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उस तरह की चीजें जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर से की जा सकती हैं। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे किसी कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो उसके अंदर आप मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को देख सकते हैं। वहां पर एक बहुत बड़ा जो है अपना एक पूरा जैसे फ्लोर हो सकता है, उस पूरे फ्लोर पे जो है इस तरह के बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं जचा रखे होंगे, सर्वर फार्म्स जिनको बोलते हैं, एक वर्टिकल टावर होती है उसके अंदर जो है इस तरह से मेन फ्रेम होता है। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। इट इज एन एक्सट्रीमली फास्ट कंप्यूटर विच कैन बी एग्जीक्यूट हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। देखिए पर्सनल कंप्यूटर मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जो है आपका परफॉर्म कर सकता है, ये 100 मिलियन ऑपरेशन जो है एक साथ परफॉर्म कर सकता है। तो 100 गुना ज्यादा जो है उससे पावरफुल होता है। तो वो चीजें हैं सुपर कंप्यूटर में। सुपर कंप्यूटर जो है इंडिया के पास भी हैं, जैसे प्रत्यूष हो गया, इस तरह से हैं आप जो है परम है, वो चीजें हैं वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। वो चीजें जो वेदर फोरकास्टिंग में यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर जो बहुत सारा डाटा है ऑल ओवर इंडिया का, उसके आसपास का रीजन का जो है टाइडल वेव्स, करंट्स जो है, इन सबको जो है एयर फ्लो जो है, इन सबको जो है कैलकुलेट करके और फिर जो है आपको एक हफ्ते 10 दिन आगे तक का जो वेदर प्रिडिक्ट करके देने का काम होता है वो एक सुपर कंप्यूटर ही कर सकता है। वो आपका और मेरे जैसा छोटा कंप्यूटर नहीं कर सकता। उसके बाद हम इनको जो है डिटेल में पढ़ते हैं। जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर है, पीसी कैन बी डिफाइंड एज अ स्मॉल रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर डिजाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूजर। तो आप देखेंगे आपका लैपटॉप जो है, एक ठीक ठाक लैपटॉप जो है वो 30-40 हजार का आ जाता है। आपको थोड़ा और अच्छा अगर आपको गेमिंग लैपटॉप इस तरह के चाहिए तो वो थोड़े हाई एंड जो है वो 1,00,000-1,50,000 के आ जाते हैं। तो वो रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव है। ऑन दी अदर एंड अगर मैं बात करूं एक सुपर कंप्यूटर सेटअप करने के लिए तो उसके ऊपर जो है करोड़ों जो है रुपए जो है खर्च हो जाते हैं। वो चीज पीसीज आर बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी दैट एनेबल मैन्युफैक्चरर्स टू पुट एन एंटायर सीपीयू ऑन वन चिप। Businesses use personal computer for word processing, accounting, इस तरह की चीजें। At home, the most popular use of person is playing game and surfing the internet. तो ये चीजें हैं। उसके बाद आता है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग जैसे CAD यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो 3D ग्राफिक्स आपके होते हैं, उस तरह की चीजें जो है वर्क स्टेशन से की जाती हैं। क्योंकि ये पर्सनल कंप्यूटर से जो है थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं, तो इस तरह का जो 3D रेंडरिंग का काम होता है, जिसके अंदर आपकी एनिमेशंस हो गई, हॉलीवुड मूवीज होगी, इस तरह के जो VFX होंगे, विजुअल इफेक्ट्स हो गए, जिसके अंदर CGI होगा, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं, जो हाई एंड चीजें हैं, ग्राफिक्स हैं, वो जो है वर्क स्टेशन के द्वारा किए जाते हैं। तो वो चीजें हैं। वर्क स्टेशन जनरली कम विद लार्ज हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक स्क्रीन, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम। तो बिल्कुल सही बात है, इसके अंदर जो है 250-300 GB जो है आपकी रैम हो सकती है। उस तरह की चीजें जो है इसके अंदर की जाती हैं। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर वर्क स्टेशन आर यूनिक्स एंड विंडोज NT। तो ये चीजें हैं। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग अप टू 250 यूजर्स साइमल्टेनियसली। तो इस तरह का जो है वो दिखाई देता है, और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो इतना केपेबल होता है कि वो 250 यूजर्स को एक साथ जो है कंप्यूटर रन करने का परमिट एक्सेस जो है दे सकता है। उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये देखिए जैसे मैं आपको कह रहा था, एक बड़े एरिया में ऐसे टावर्स होते हैं, और इन हर टावर में आप देखेंगे, ये मैं इसको थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूं, तो आप ये देख रहे हैं जो ये रोज बनी हुई हैं, ये पर रो अपने आप में कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो एक पूरा CPU मदरबोर्ड रैम कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के देखिए आप हजारों जो CPUs को अगर हम मर्ज कर देते हैं तो उसको जो है मेन फ्रेम का नाम दे दिया जाता है। तो ये चीज है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इज अ वेरी लार्ज इन साइज एंड इज एक्सपेंसिव कंप्यूटर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 और इवन थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो ये
चीज़ें हैं। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। जैसे अब ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे आपकी जो सोशल मीडिया है, आप देखेंगे फेसबुक का जो डाटा सेंटर है वो आपको कुछ इसी तरह का दिखाई देगा। गूगल का जो डाटा सेंटर है, अमेजोन का जो डाटा सेंटर है, रिलायंस का जो डाटा सेंटर है, आपकी जो गेम है वो प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड, उसका जो डाटा सेंटर है वो आपको एग्जैक्टली इसी तरह दिखाई देगा, क्योंकि वो सारे जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वन ऑफ द फास्टेस्ट कंप्यूटर करंटली अवेलेबल। तो ये सबसे ज्यादा दुनिया में इस वक्त जो फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। आजकल जो चीजें जो वो इससे भी ज्यादा जो फास्ट आ चुकी हैं वो आ चुके हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। वो जो है क्वांटम लेवल पर जो है अपने कैलकुलेशंस करते हैं। क्वांटम इज जो लेवल है उसको कहने का मतलब है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो है वो कैलकुलेशन जो है, कमांड है, इंस्ट्रक्शन जो है उनको रन कर सकते हैं। अभी फिलहाल ही में अगर आप न्यूज वगैरह देखेंगे तो गूगल ने जो है अपना जो कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, उससे जो है क्वांटम सुप्रीमेसी जो है अचीव की थी। और इनफैक्ट उनके जो उन्होंने जो क्लेम किया था वो ये था कि जो फुगाकू है, जो जापान में जो सुपर कंप्यूटर है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है, उससे भी 100-150 गुना, मे बी शायद 100 गुना या 1000 गुना समथिंग जो है उससे भी ज्यादा पावरफुल जो है कैलकुलेशंस वो कर सकता है। तो आजकल जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनका टाइम आ चुका है। तो सुपर कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमेंस। तो वो इस तरह के जो है आपका दिखता है कुछ कुछ। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, जैसे मैंने कहा वेदर फोरकास्टिंग में आपके जो है मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जो हैवी वेरिएबल्स हैं, जैसे आपको जो अपना टाइडल वेव है उसको एनालाइज करना पड़ता है, किस टाइम पे पानी का करंट कितना था वो देखना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एयर को उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बेसिस पर जो है वेदर फोरकास्टिंग की जाती है साइंटिफिक सिमुलेशन से। जैसे आपने देखा होगा अभी रिसेंटली 2019 के अंदर हमारा जो ब्लैक होल की फर्स्ट रियलिस्टिक इमेज जो है उसके बेसिस पे सिमुलेशन जो बनाई गई थी ब्लैक होल की, तो वो जो है एक सुपर कंप्यूटर की मदद से की गई थी। क्योंकि जो मैथमेटिकल कोड जो था उसका आपने देखा होगा, अगर आपने फॉलो किया उस टॉपिक को, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जो है कम से कम भी लगा लीजिए कि 3-4 हज़ार जो पेजेस हैं उतने लेंथ की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था, कोड था, इंस्ट्रक्शन था, वो डाली गई थी। तो वो एक नॉर्मल कंप्यूटर के लिए थोड़ा इंपॉसिबल सा हो जाता है। एनिमेटेड ग्राफिक्स, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशंस, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च और इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, इस तरह की जो चीजें हैं वो आप सुपर कंप्यूटर्स के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कंप्यूटर मेमोरीज। कंप्यूटर मेमोरीज का मतलब वो चीजें जिसके अंदर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। बिल्कुल सही बात है, हमारा ब्रेन भी जो है वो चीजों को जो है स्टोर करता है। जैसे आप जो है चीजें याद कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स में उसको लिख सके, उसी तरह जो है कंप्यूटर भी है चीजें स्टोर करता है ताकि उसका जो यूजर है उसको आने वाले टाइम में दोबारा से एक्सेस कर सके। It is used to store data and instructions. Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instruction required for processing are stored. The memory is divided into large number of small part कॉल्ड सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, जैसे बायोलॉजी में सेल्स होते हैं, इनका भी कुछ कुछ उस तरह का जो है फंक्शन है। तो आप देखेंगे जो सेल्स हैं वो ये स्मॉल पार्ट्स होते हैं मेमोरी के, जिसके अंदर जो है डाटा जो है छोटे छोटे बिट्स बाय बिट स्टोर किया जाता है। ईच लोकेशन ऑफ सेल हैज अ यूनिक एड्रेस which varies from 0 to memory size -1. For example, if a computer has 64K words, then this memory unit has 64 into 1024 यानी 1024 is equal to 65536 मेमोरी लोकेशन। तो ये चीजें हैं, आप देखेंगे इसके अंदर -1 कर देंगे यानी कि 65536 -1, तो इतनी जो है लोकेशन वेरी करेंगी। उसके बाद जो है मेमोरी वो 3 तरह की होती है। सबसे पहले हमारी कैश मेमोरी, जिसको हम जो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जैसे कि टैब स्विच करना, ये जो दोनों टैब्स हैं इस वक्त कैश मेमोरी में है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, इनमें अंदर कोई भी सेकंड का भी डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो कैश मेमोरी करता है। उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी यानी मेन मेमोरी, जिसके अंदर हमारा रैम आता है। सेकेंडरी मेमोरी आता है जिसके अंदर हमारे एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कैश मेमोरी क्या है। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी व्हिच कैन स्पीड अप द सीपीयू। सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो सीपीयू की स्पीड को बढ़ा सकता है। आप देखिए जैसे ये दोनों टैब है, ये कैश में सेव्ड है, तो सीपीयू को जो है अलग से इसके लिए जो एक बैक एंड प्रोसेस है वो नहीं देना पड़ेगा, रिसोर्स नहीं एलोकेट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो हैंडल है, ये जो प्रोसेस है, इसको जो है हमारे कैश मेमोरी ने अपने जो है अंडर ले लिया है। तो जब भी मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा सीपीयू को कि भाई ये दूसरी टैब खोल दे, वो इमीडिएटली कैश मेमोरी को बोल देगा कि हाँ भाई ये इंस्ट्रक्शन को एक बार पूरा कर दे। और सीपीयू जो है मेन फोकस अपना किसी और चीज पे कर सकता है। इट एक्ट्स एज अ बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। इट इज यूज्ड टू होल्ड दोस पार्ट ऑफ डाटा व्हिच आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू। तो सीपीयू के द्वारा जो है कुछ इस तरह का जो दिखता है वो आपका ये है आपकी कैश मेमोरी। ये आप मैं अगर इसको जूम करूं तो ये आपका जो है सीपीयू है। ये जो पोर्शन है आपका, ये पूरा ही आपका जो है सीपीयू है। इसके ऊपर एक शील्ड होती है, हमने देखा होगा, वो इसके थर्मल्स को मैनेज करने के लिए, और ये आपका जो है मेन सीपीयू है ये चीज। और ये जो अब बाकी चीजें दिख रही हैं, इनमें से कुछ चीजें मेमोरी हो सकती हैं, कुछ चीजें एएलयू हो सकते हैं, और बाकी जो है सर्किट्स हो सकते हैं, और ये जो है ट्रांजिस्टर्स वगैरह है। तो ये जो पार्ट है ये आपके कोर्स जो चीजें होती हैं वो।
तो ये एक सीपीयू है, इसके ऊपर आपको एक शील्ड देखने को मिलती है। नॉर्मली वो शील्ड होती है ताकि इसका जो हीट जो जनरेट करता है ऑपरेशन से, उसको जो है ये रेगुलेट कर सके, उसको डिसिपेट कर सके, मतलब उसको जो है ठंडा रख सके। तो वो चीज़ें हैं, ये आपका एक सीपीयू है। उसके बाद आते हैं प्राइमरी मेमोरी के ऊपर, जो है आपकी मेन मेमोरी, जो आपका कंप्यूटर जो यूज करता है लंबे टाइम के लिए कोई डाटा स्टोर करने के लिए। तो प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। तो इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है मैं 3-4 चीजें हैं, जैसे इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, उसके अंदर पीडीएफ खोला है, वेब कैम से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये एंटायरली जो है स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये जो प्रोसेसेस हैं जो इस वक्त फोरग्राउंड में चल रहे हैं, यानी कि सामने सामने चल रहे हैं, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं इस वक्त प्राइमरी मेमोरी अपने अंदर होल्ड करके रखता है। इट हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। अगर मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा तो ये जो चीजें हैं सारी बंद हो जाएंगी, मेरे को दोबारा से इनको रीलोड करना पड़ेगा। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्ट एज रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स जो हैं वो आपके सीपीयू के अंदर ही होते हैं, यहीं कहीं पे, ठीक है। तो वो जो है आपका इमीडिएट जो है सीपीयू से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो कैश मेमोरी है वो जो है रजिस्टर्स भी कहलाए जाते हैं। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरीज, रैम और रोम। तो ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, आपके सीपीयू के साथ में जो वर्टिकल स्टिक्स लगी होंगी, ये जो है आपकी लैपटॉप की मेमोरी है छोटी सी, और ये जो लंबी होती हैं ये आपकी जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। तो characteristics of main memory, these are semiconductor memories, it is also known as main memory, usually volatile का मतलब जैसे ही शट डाउन करूंगा तो चीजें जो है गायब हो जाएंगी, मुझे फिर से जो है मेमोरी में ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज है, इस तरह की चीजें लोड करनी पड़ती है। डाटा इज लॉस्ट, इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इस वक्त जो वर्क कर रहा है वही चीज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरीज, यानी कि जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होती हैं, पेन ड्राइव्स होती हैं, उनसे ज्यादा फास्ट होती हैं। कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। आप रैम नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपका कंप्यूटर जो है वो रन ही नहीं करेगा, वो चलेगा ही नहीं। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो चीजें हैं वो होती हैं हमारी जो बाह्य तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, अपनी हार्ड ड्राइव होगी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होगी, आजकल जो है एसएसडीज आ चुकी हैं, एसएसडीज में भी टाइप आ चुकी हैं, M.2 है, NVMe ड्राइव्स हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो हमारी सारी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल, इसके अंदर जो स्टोर किया जाता है वो लाइफ टाइम के लिए जो है इसके अंदर ही स्टोर रहता है, अनटिल अनलेस आप उसको खुद डिलीट ना कर दें। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से ये बहुत ज्यादा स्लो होती है। These are used for storing data information permanently. CPU directly does not access these memory. Instead, they are accessed via input-output routines. तो ये चीजें हैं। The contents of secondary memories are first transferred to the main memory and then CPU can access it. बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें हैं आपकी सेकेंडरी। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। ये जैसे इसके अंदर जो है आप इसको अगर आपने देखा होगा, इसके इंटरनल्स को यहाँ पर एक बड़ी सी एक मिरर टाइप की होती है, बड़ी रिफ्लेक्टिव सी होती है, और वो उसके ऊपर एक ऐसे हुक सा लगा होता है, और उसके अंदर जो है वो एक डिस्क होती है छोटी सी, वो जो है स्पिन करती है और उसके अंदर जो है डाटा आपका राइट किया जाता है। तो वो जो है मैग्नेटिक, इसको डिस्क बोलते हैं। और जो ऑप्टिकल डिस्क होती है वो आपकी जो है सीडीज और डीवीडीज होती है। इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी। बिल्कुल सही बात है। नॉन वॉलेटाइल है, इसके अंदर जो डाटा है वो परमानेंट है। डाटा इज परमानेंट, यूज स्टोरेज ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करना है उसमें ये काम आता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। बिल्कुल सही बात है। ये कहने का मतलब मैं बताता हूँ, अगर आपको डाउट आ रहा है इसके अंदर, तो वो ये बात है, जब भी आप कंप्यूटर में जब आपने कंप्यूटर कभी असेंबल किया है या उस तरह की चीज़ें आपने कभी करी है, तो आपको मालूम होगा कि जो मदरबोर्ड है हमारा, उसके अंदर अपना एक जो है बायोस चीज़ होती है, जिसको BIOS करके जिसको नाम देते हैं। तो ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो इसका नाम होता है। तो अगर आप सेकेंडरी मेमोरी नहीं डालेंगे, यानी जिसके अंदर आप अपनी विंडोज़ जो है इंस्टॉल करते हैं, जिससे आपकी विंडोज़ जो है रन करती है, तो वो अगर नहीं डालेंगे तो जो कंप्यूटर है वो फिर भी बूट करेगा आपका बायोस के अंदर। तो वो चीज़ें जो है उस तरह से ये बताया गया है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, बिल्कुल सही बात है। ये जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी से काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है। उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, वो क्या है। Primary storage, also known as the main memory, is the component of computer that hold data, program, instruction that are currently in use। जैसे इस वक्त जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज खुला है, वेबकैम खुला है, और जो है आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये 3-4 जो प्रोग्राम है ये आपके जो है इस वक्त प्राइमरी मेमोरी का पार्ट बने हुए हैं। This gives the processor fast access to the data and instruction that primary storage holds। रोम हो गया, रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, और आपका कैश मेमोरी हो गया। The two main type of primary storage are ROM which is non volatile। तो रोम जो है वो परमानेंट स्टोर करती है, रैम जो है वो वोलेटाइल है, वो टेम्परेरी स्टोर करती है, और जो कैश है वो भी आपकी जो है टेम्परेरी स्टोर करती है। रैम विच इज वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कीप्स कंटिन्यूइंग इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। The primary storage is comparatively limited in size, especially when compared with secondary storage. In modern personal computer, primary is often around 4 GB। आप अपने लैपटॉप में देखेंगे आपकी जो रैम है वो 4 GB के अराउंड होगी, किसी की 8 GB होती है। जो गेमिंग कंप्यूटर्स हैं उस तरह के जो 16 GB भी हैं, तो वो चीज़ें हैं आपकी
लेकिन मोस्टली जो है आप अगर बेसिक जो है कंप्यूटर अगर लेने जाएंगे तो उसके अंदर 4 GB के अराउंड आपको रैम देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है रोम। तो हमारा रोम जो है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी इसके अंदर जो है डाटा जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। रोम कैन बी रेड बट नॉट रिटर्न टू, यानी कि इसको सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसे इंस्ट्रक्शंस देखी जा सकती हैं, लेकिन इसको इंस्ट्रक्शन जो है फिर से रीराइट नहीं किया जा सकता। एक बार जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन डल गई वो परमानेंट रहती है। रोम कैन बी रेड बट नॉट रिटर्न टू, हेंस द टर्म रीड ओनली। दिस मेक्स रोम आइडियल फॉर स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन डाटा दैट आर नीडेड फॉर द कंप्यूटर टू रन। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा, जब मैं पावर बटन जो अगर मान ले आप अपने लैपटॉप में पावर बटन दबाते हैं, तो वो इंस्ट्रक्शन कि पावर बटन से जो है कंप्यूटर आपका ऑन होगा, वो इंस्ट्रक्शन एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर वो इंस्ट्रक्शन रैम में डालेंगे हम, या वो जो आपकी टेम्पररी मेमोरी है उसके अंदर डालेंगे, तो आप अगली बार जो है अपना जो पावर बटन दबाएंगे तो उससे कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन है पावर बटन से, जो है कि पावर बटन आप जब भी दबाएंगे तो आपका कंप्यूटर ही ऑन होगा। तो ऑल्दो ये कितनी ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो एक बहुत जरूरी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप पावर बटन जो है उससे अपना कंप्यूटर ऑन ही नहीं कर पाए तो फिर कंप्यूटर का फायदा ही क्या बचा। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो रोम जो है स्टोर करता है अपने में। These instruction and data are usually programmed by the computer's manufacturer and cannot be overwritten। बिल्कुल सही बात है। पावर बटन जो है आप उसको पावर बटन के फंक्शन को चेंज नहीं कर सकते। पावर बटन का जो फंक्शन है कि उससे कंप्यूटर ऑन होगा तो वही होगा, उससे आप उसको जो है चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं पावर बटन दबाऊंगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा, वो चीज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो चीज है ये रीड ओनली है। पावर बटन जो है उसके अंदर एक बार जो इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है वो कभी भी रीराइट आप नहीं कर सकते। और ये यूजुअली जो है प्री रिटर्न आती है। पावर बटन का फंक्शन अगर कंप्यूटर ऑन करना है तो वो कंप्यूटर ऑन ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। द बायोस, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक इनपुट आउटपुट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन रोम। तो बायोस है वो परमानेंट है। आप अगर अपनी एसएसडी या विंडोज इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी जो है बायोस रन करेगा, क्योंकि वो आपके जो है रोम में स्टोर्ड होता है, वो परमानेंट है। आप उसको ना तो डिलीट कर सकते हैं ना उसको चेंज कर सकते हैं। The BIOS runs as soon as the computer is switched on. It checks the hardware is functioning correctly and then loads the computer operating system। जो सबसे पहले पावर बटन में दबाऊंगा तो सबसे पहले जो चीज है बैकग्राउंड में चलती है वो बायोस चलती है। बायोस जो है आपको ये चेक करती है कि जो सारी चीजें हैं ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज इंस्टॉल हुई है या नहीं है, कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, बाकी हार्डवेयर है, मॉनिटर चल रहा है या नहीं है, कीबोर्ड चल रहा है नहीं, माउस चल रहा है या नहीं, रैम फंक्शन कर रही है नहीं। इस तरह की जो सारे फंक्शन हैं वो बहुत सेकंडों के हिसाब से परफॉर्म कर देता है। और जब उसको लगता है कि ये सारी चीजें ठीक है तो वो आपकी विंडोज को जो है बूट कर देता है, तो आप अपनी विंडोज जो है यूज कर सकते हैं। ये सब काम जो है बैकग्राउंड में होता है, आपको पता भी नहीं चलता है कब हो गया। तो वही चीज, बिकॉज द बायोस इज ऑलवेज नीडेड, इट इज स्टोर्ड इन रोम। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आते हैं हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी हमारी रैम पे। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज वोलेटाइल प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि टेम्परेरी है। वंस द कंप्यूटर स्विच्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन हेल्ड इन रैम आर लॉस्ट। रैम इज गिवन द टर्म रैंडम एक्सेस बिकॉज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोर्ड एंड एक्सेस फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन द मेमोरी। तो टेम्परेरी लोकेशन है। इस वक्त मैंने माइक्रोसॉफ्ट एज खोला है, मैं इसको बंद कर दूंगा कुछ और खोल लूंगा, तो ये टोटली रैंडमली जो है यूजर टू यूजर डिपेंड करती है कि क्या चीज वो यूज कर रहा है, उस चीज को उस टाइम के लिए वो स्टोर कर लेगी। रैम इज यूज टू होल्ड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर करंटली इन यूज। जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस वक्त एज यूज कर रहा हूँ, वेब कैम यूज कर रहा हूँ, तो वो चीजें इस वक्त रैम में जो है स्टोर की गई हैं, ताकि जो उनके अंदर शिफ्ट मैं कर सकूं वो बड़ा इमीडिएट सा हो। रैम कैन बी रेड फ्रॉम एंड रिटर्न टू। बिल्कुल सही बात है। रेड का मतलब है जैसे इस वक्त मैंने एज खोला है तो मैं इस वक्त जो है एज यूज कर रहा हूं, तो एज कंटिन्यूसली सीपीयू रीड कर पा रहा है। मैं इसको बंद कर दूंगा तो जो है वो मेमोरी से अपना चला जाएगा एज का जो सॉफ्टवेयर ब्राउजर है। और मैं अगर कुछ और खोलना चाहूंगा, विंडोज एक्सप्लोरर खोलना चाहूंगा या क्रोम खोलना चाहूंगा, तो वो जो है नया जो है क्रोम जो है उसके अंदर राइट हो जाएगा और फिर वहां से सीपीयू उसको रीड कर पाएगा। तो वो चीजें हैं। उसके बाद आती है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्टोरेज, इट कैन बी रिटर्न टू एंड ओवर रिटर्न जस्ट लाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्लैश भी उसी तरह का है। आप देखेंगे, अगर आपने कभी देखा होगा तो मान लीजिए ये आपकी जो आजकल रैम्स आ रही हैं वो भी फ्लैश मेमोरी बेस्ड पे ही आ रही हैं। उनके ऊपर ना एक इस तरह के छोटे छोटे जो है डब्बे से बने होते हैं काले रंग के। इस तरह आपने अगर देखा हो कभी रैम को, आपने जो ऊपर इमेज देखी थी उसमें भी इस तरह था। तो इस तरह के जो डब्बे हैं, तो ये इंडिविजुअल जो बॉक्सेस हैं ये जो है आपके फ्लैश मेमोरी बन जाते हैं। तो इनको क्लब कर दिया जाता है और एक जो है आपका सेमीकंडक्टर बोर्ड के ऊपर जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो उस तरह की चीजें जो है आपका जो पेन ड्राइव है उसके अंदर भी आप देखेंगे इस तरह की एक जो है चिप लगी होगी जो फ्लैश मेमोरी होती है। तो वो चीजें हैं। हाँ जी। फ्लैश मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल दैट कैन बी रेड एंड रिटर्न टू। बिल्कुल सही बात है। तो ये फ्लैश मेमोरी इज फास्ट टू रीड फ्रॉम एंड राइट टू, ऑल्दो नॉट एज फास्ट एज रैम। तो ये चीजें, ये आपका जो है देखिए फ्लैश, मैंने बताया आपको जो आपका पेन ड्राइव है वो उसके अंदर जो है फ्लैश मेमोरी यूज होता है। और जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव है यानी एसएसडी जिनको मैं कह रहा हूँ, अब तक जो आती थी वो आती थी हार्ड ड्राइव्स यानी कि एचडीडी। तो जो इनकी स्पीड थी वो 100 एमबीपीएस से लेके जो है 150 एमबीपीएस तक होती थी। लेकिन आजकल जो चीज़ें आ रही हैं वो एसएसडीज आ रही हैं। तो इनकी जो स्पीड है वो डिपेंडिंग, जैसे जो है सेटा जो है की अगर बात करूं, जो ट्रेडिशनल ऐसे 2.5 इंच की दिखती हैं बिल्कुल पतली सी, उनकी स्पीड जो है वो
500 से जो है 600 मेगाबाइट्स पर सेकंड हो सकती हैं। और जो अगर मैं बात करूँ M.2 की, तो उनकी स्पीड जो है 1 से 2 जीबी के बीच में जीबीपीएस हो सकती है। और जो अगर अब जो फिलहाल चल रही हैं जैसे एनवीएमईज होगी, एनवीएमई ड्राइव्स होगी, तो उनकी स्पीड जो है वो 6 जीबी तक भी है। तो वो चीज़ें जो है आजकल अगर आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर आप लेना पसंद करें, तो आप मेक श्योर कि उसके अंदर जो है हार्ड ड्राइव ना होकर एसएसडी है, क्योंकि एसएसडी जो है हार्ड ड्राइव से आप देख ही रहे हैं ये 100 एमबीपीएस पर रीड राइट करता है, और ये जो बेसिक एसएसडी भी हैं वो भी से जो है 5 से 6 गुना ज़्यादा तेज होती हैं। तो आप अगर आप ले रहे हैं तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है छोटी सी, कि आप कोशिश करिए कि आपके लैपटॉप में जो है एसएसडी जैसी चीज़ हो। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं हम कैश मेमोरी पे। कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड वोलेटाइल एक्सेस मेमोरी। ये फिर से वही चीज़ें जो हैं आपको दी गई हैं। टू गेट अराउंड दिस इशू डिफरेंट टाइप ऑफ L1 कैश एंड L2 कैश। आपका जो CPU है, आप कभी आप अगर देखना चाहें तो आपको देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपका लिखा है इंटेल i5, तो आप अगर उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा L1 कैश का साइज और L2 कैश का साइज। ये बहुत थोड़ा सा साइज होता है, कभी 12 MB होता है, कभी जो है 16 MB होता है, तो बहुत छोटा सा साइज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो हैं, जो इमीडिएट चीज़ें हैं जो CPU को चाहिए, उन चीज़ों के लिए ये कैश यूज होता है। L1 कैश हैज एक्सट्रीमली फास्ट ट्रांसफर रेट बट इज वेरी स्मॉल। जैसे मैंने बताया, तो ये 6, 7, 10, 12 MB जो है 32 MB इस तरह से होता है। द प्रोसेसर यूजेज L1 कैश टू होल्ड द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज इंस्ट्रक्शंस। L2 कैश इज बिगर इन कैपेसिटी। ये थोड़ा बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए उतना भी बड़ा नहीं होता है, ये भी MB में ही है। ये अगर मान लीजिए L1 कैश जो है आपका वो 6 MB का है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 12 MB का हो सकता है या 32 MB का हो सकता है, इस तरह से जो है। तो ये जो है आपके L1 और L2 कैश जो है ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके फिर से सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो आ जाती हैं, जो आपके USB हैं, CD DVD ब्लू रे डिस्क हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं, सॉलिड स्टेट जो SSDs हैं आपकी, वो चीज़ आ गई है। तो ये SSD के बारे में जो है बताया गया है, इस मेड ऑफ सिलिकॉन माइक्रोचिप्स, जो मैंने आपको बताया था, वो छोटे छोटे डब्बे से होते हैं, उनके ऊपर वो चीज़ and can be read and like RAM. However, unlike RAM, it is non-volatile, which means when computer is switched, solid state storage will retain its content. वो चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आप जो है आप एक बार जो है रीड कर लीजिएगा। उसके बाद ऑप्टिकल डिवाइसेस आ जाते हैं, मैग्नेटिक आ गए, जो हैं ये चीज़ें हैं। रोम है, रीड मीडिया और ब्लैंक। तो ये चीज़ें जो हैं ऑप्टिकल मीडिया के कुछ कुछ टाइप्स दे रखे हैं, आप इनको एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, जो मैं अगले लेक्चर में पूरा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं आशा कर रहा हूँ आप इसको एक बार ज़रूर अपनी तरफ से जो है रीडिंग दे लेंगे। ये कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है, इंटरेस्टिंग है। और आप अगर आजकल की करंट न्यूज़ पढ़ रहे हैं, जैसे फेसबुक, मेटावर्स वगैरह चीज़ें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इस तरह की चीज़ें आप अगर पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको आज का जो मेरा लेक्चर है वो पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।